जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीका से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय कम बचा हुआ है और कम समय में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे चैनल पे लगातार सारे चैप्टर के वीडियो आने वाले हैं, तो आप सभी बने रहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बाबू, चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिएगा, इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है यहाँ पे देखा जाए, बोल रहा है कि हिंद चीन में वर्तमान में वियतनाम, कौन सा बाबू, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन में वर्तमान में जो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। सेकंड टॉपिक देखा जाए, बोल रहा है कि एक तरफा अनुबंध, क्या है, एक तरफा अनुबंध जो है वो हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया गया या लागू किया जाने वाला एक शोषणकाली नीति था, यानी कि एक लागू किए जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी, ठीक है ना। जो फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया गया एक शोषणकारी नीति था, ठीक है ना। कौन बाबू, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, जिसमें बोल रहा है कि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, ठीक। एक तरफा मूलक व्यवस्था या एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो था उसमें मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त थे। सरकार चाहे जो नियम थोप दे वहां पे मजदूरों को मानना पड़ता था, यानी कि मजदूर अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते थे, ठीक। केवल सरकार जो चाहे, जो अत्याचार करना चाहे, जो नियम बनाना चाहे वो नियम बनाती थी मजदूरों पर, ठीक है ना। तो फिर से एक बार दोहरा लीजिए, एक तरफा अनुबंध, एक तरफा अनुबंध जो है वो हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषणकारी मूलक व्यवस्था थी, ठीक है ना। दूसरा दूसरा एक तरफा अनुबंध में मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त थे। आइए तीसरा टॉपिक देखा जाए। तीसरा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक यह देखिए कि कंबुज राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी, कंबुज राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा बाबू, कंबुज राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी, याद करके रखना है। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कंबुज राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही आप सभी लोग देखते रहिए ताकि मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड करते रहूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। और जो बच्चा अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिएगा आप, ये रहा नेक्स्ट। बोल रहा है कि राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर बाट के मंदिर, कौन बाबू मंदिर, तो अंकोर बाट के मंदिर 12वीं शताब्दी में, कब, तो 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था, ठीक। याद करके रखना है बाबू कि राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर बाट के मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि अंकोर बाट का मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो अंकोर बाट के मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक। अब देखिएगा पूछा जाएगा कि अंकोर बाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। अंकोर बाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। यहीं से सारे क्वेश्चन को एकदम रटते हुए चलना है, एकदम समझते हुए चलना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला है टॉपिक कि अंकोर बाट का मंदिर भगवान विष्णु के समर्पित है। अंकोर बाट का मंदिर किसको समर्पित है, तो अंकोर बाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंकोर बाट का मंदिर किसको समर्पित है, तो अंकोर बाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है कि जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, तो साम्यवादियों और अमेरिका के बीच, किसके, साम्यवादियों और अमेरिका के बीच में हुआ था। याद करके एकदम रखना है बाबू।
जनेवा समझौता किसके बीच हुआ था? तो जनेवा समझौता साम्यवादियों और अमेरिका के बीच में हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे बोला है कि जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि कौन सा समझौता वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, तो जनेवा समझौता ने वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। आगे उसमें बोल रहा है कि एक पूंजीवादियों का प्रभुत्व था, एक में किसका? तो एक पर पूंजीवादियों का प्रभुत्व था और दूसरा पर साम्यवादियों का प्रभुत्व था। जब जनेवा समझौता हुआ तो जनेवा समझौता में वियतनाम दो भागों में बट गया और पहला वाला जो भाग था उसमें समाजवादियों का साम्यवादियों का प्रभाव था और दूसरा वाला में पूंजीवादियों का प्रभाव था। यानी कि दो धड़े में बट गए, दोनों दो पार्टी में बट गए और दोनों पार्टी अलग अलग गैंग, मतलब दोनों अलग अलग गैंग बन गया। और एक में था बाबू पूंजीवादियों का गैंग था एक था, और दूसरा था साम्यवादियों का गैंग, यानी कि साम्यवादियों का क्या बोले ग्रुप था। चलिए अब देखते हैं बाबू अगला अगला वाला जो है यहाँ पे, अगला टॉपिक यहाँ पे देखिएगा। अगला है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था। वास्को डी गामा कहाँ का नागरिक था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था, यानी कि वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था और वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था। वैसे तो देखिए बाबू, भारत तो बहुत पुराना देश है, लेकिन जो वहाँ से उन लोगों के देश से आने वाला पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो भारत का पूरे विश्व में डंका बजता था, ठीक, क्योंकि भारत सोने का चिड़िया था और भारत ज्ञान का केंद्र था। तो भारत में इत्सिंग, हेनसांग, फाहयान ये सारे लोग आया करते थे पहले भी। वो किसके? वास्को डी गामा के पहले भी ये लोग आए हुए हैं, परंतु पुर्तगाल के लोगों ने, पुर्तगालियों ने मतलब पुर्तगाल से पहला जो व्यापारी था बाबू वो आया था वास्को डी गामा। तो पुर्तगालियों के नज़र में पूछा जाए कि भारत का खोज कब हुआ था, पुर्तगालियों के नज़र में भारत का खोज किसने किया था बाबू? तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो वास्को डी गामा था 1498 में भारत में आया था और भारत के कौन से जगह पे? तक कालीकट नाम के जगह पे आया था। भारत में आया था कब? 1914 ईस्वी में वास्को डी गामा। याद करके रखना है बाबू, 1900 क्या बोलते हैं 1498, सॉरी बाबू 1498 में याद करके रखना है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था और स्थान था बाबू कालीकट। स्थान क्या था? स्थान था कालीकट, याद करके रखना है। अब देखिए पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में मलक्का को, किसको? मलक्का को व्यापारिक केंद्र घोषित कर दिया, ठीक है ना, या व्यापारिक केंद्र बना दिया। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बना दिया। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र कब बनाया? तो 1510 ईस्वी में, याद करके रखना है। अब देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही हम इस चैनल पे पूरे सिलेबस लगातार अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसी चैनल पे। तो आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँ, आप सभी के लिए कारगर होता रहे, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए, आगे देखिए बोल रहा है कि 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल का निर्यातक, कितना? तीसरा बड़ा चावल का निर्यातक बन गया था। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक बन गया था। आगे अगला टॉपिक है बाबू, यहाँ पे देखिएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। याद करके रखना है कि पूछा जाएगा कि कोलोन किसे कहा जाता था, तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। आप सभी इसको नोट करते जाइए, अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा तो शायद पढ़ने में बेहतर होगा। चाहे वॉच लेटर में सेव कर लीजिए वीडियो को ताकि आप इसको बार बार देखते रहें। अगला टॉपिक है बाबू, देखिएगा, अगला है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक जो थे बाबू फाउ थे,
फाउ थे बोई चाउ, फाउ थे बोई चाउ एक बुक है बाबू, देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक हैं वो है बाबू फाउ थे, फाउ थे बोई चाउ, फाउ थे बोई चाउ जो हैं वो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के राइटर हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, हो ची मिन मार्ग, हो ची मिन मार्ग का शाब्दिक जो अर्थ होता है बाबू पथ प्रदर्शक होता है, क्या चीज, एक मिनट, हो ची मिन मार्ग का शाब्दिक जो अर्थ होता है बाबू वो होता है क्या, पथ प्रदर्शक, क्या होता है, पथ प्रदर्शक। अब आइए देखिएगा, हो ची मिन का दूसरा नाम जो है, हो ची मिन का दूसरा नाम है वो न्यूगन आई कवैक, न्यूगन आई कवैक है, ठीक है ना। ये हो ची मिन का दूसरा नाम है। अब देखिए तीसरा, अगला क्या बोलते हैं, अगला अगला टॉपिक, अगला नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है बाबू 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। 1914 में, कब बाबू, 1914 में जो वियतनाम के राष्ट्रवादी लोग थे वो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना किया था, जो वियतनाम के देशभक्त लोग थे वो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना किए थे। अगला अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे है कि 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना कब हुआ था, यानी कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था, तो 1925 में, कब, 1925 में हुआ था वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन, ठीक है ना। अब बोला है कि अनानी दल के नेता बोल रहा है कि जान न्यू, क्या है, जान न्यूगुएन है, क्या है, जान गुयेन है, जॉन क्या है, जॉन सॉरी, जॉन ग्यूएन, जॉन ग्यूएन है, कौन, तो वियतनामी क्रांतिकारी दल के जो नेता हैं वो हैं जॉन ग्यूएन, याद करके रखना है। चलिए आगे देखा जाए बाबू। चलिए आगे है कि जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था। अब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि फ्रांस जर्मनी से कब हारा था, तो जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था। फ्रांस जर्मनी से कब हारा था, तो फ्रांस जर्मनी से जून 1940 में हार गया था। अगला है कि हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने क्या है, वियतमिन यानी कि वियतमिन मतलब वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। क्या बाबू, तो बोल रहा है कि हो ची मिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतमिन यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। तो बोला जाएगा कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था, तो हो ची मिन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, देखिएगा अगला जो टॉपिक देखने वाली बात है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने समर्पण कर दिया और युद्ध की समाप्ति हो गई। देखिएगा 1945 में जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। कब, 1945 में जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और उसी समय जापान ने युद्ध में सरेंडर बोल दिया, ठीक है, और वहीं पे युद्ध समाप्त हो गया। अगला है कि बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। बाओदाई ने कब अपना पद छोड़ा, तो बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद छोड़ दिया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इन सारे टॉपिक्स को आप सभी याद करते जाइए, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आइए देखा जाए। अगला है बाबू कि 6 मार्च
6 मार्च 1946 को क्या है हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। तो हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो हनोई समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच में हुआ था 6 मार्च 1946 ईस्वी को। ठीक है बाबू, हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को वियतनाम और फ्रांस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है, बोल रहा है कि 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दिया। रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को यानी कि वियतनाम देश को मान्यता कब दिया? तो 1950 ईस्वी में दिया था। 1950 ईस्वी में रूस और चीन ने वियतनाम देश को मान्यता दे दिया था। नेक्स्ट है 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। याद करके रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है और पूछा भी जाएगा, ठीक है ना। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि हुआ क्या है बाबू? हुआ एक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ क्या था? हुआ एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। ठीक है, किसने? यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी, उन्होंने हुआ नाम के एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। अगला है कि जो हुआ है बाबू, कौन सा? हुआ जो आंदोलन है 1929 में नहीं 1939 में हुआ का शुरुआत कब हुआ था? तो हुआ का शुरुआत जो हुआ था 1939 ईस्वी में बौद्ध धर्म के मानने वालों यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। और इसके नेता थे हुइन फुनसो। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे बाबू हुइन फुनसो। याद करके रखना है। हुआ आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो हुआ आंदोलन का शुरुआत किया था बाबू बौद्ध धर्म के मानने वाले यानी कि बौद्ध धर्मावलंबियों ने। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी बाबू 1939 ईस्वी को। इसके नेता थे बाबू हुइन फुनसो। कौन थे? तो हुइन फुनसो थे इसके नेता। याद करके रखना है। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। राष्ट्रीय सरकार का ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाओस में राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था? लाओस में राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे कि संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन मई 1961 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो टॉपिक है याद करके रखना है बाबू, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे को सारे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, पूरा चैप्टर को निचोड़ के निकाला गया है, तो इनको सब आप देखते रहिए। बोल रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। याद कर लीजिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला है कि निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति। निक्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो निक्सन जो थे बाबू वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। निक्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए ताकि उनका भी स्टडी अच्छा से हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छा से हो सके और साथ में हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप सभी के लिए वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही तैयारी करते रहिए क्योंकि समय कम है और तैयारी ज्यादा से ज्यादा करना है। तो अब फोकस कीजिए स्टडी पर, स्टडी ओनली स्टडी, ठीक है ना। यानी कि अध्ययन के अलावा कुछ नहीं है। मोबाइल चलाना जिस मोबाइल में है रील्स देखना छोड़ दीजिए, केवल पढ़ाई वाला वीडियोस देखा कीजिए और यहाँ पे रिवीजन करते रहिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो और रिजल्ट बेहतर आए, ठीक है ना। उसके बाद से आपको 2 महीना समय मिलेगा, जितना मन करेगा उतना रील्स देखते रहिएगा तब तक जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोग केवल पढ़ाई वाला वीडियो देखिए, पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।